जय हिंद साथियों आज हम लेके आए हैं सीटेट दिसंबर 2019 का ऑफलाइन मोड का पेपर और ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। और आज की इस वीडियो में साथियों सीडीपी का, जी हाँ साथियों, सीडीपी का जो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है 30 का 30 ऑफिशियल आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। क्योंकि साथियों अब आप लोग को पता है कि सीटेट दिसंबर, जी हाँ साथियों, सीटेट दिसंबर 2023 में जो आप लोग को एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स यानी PYQ से रिपीट होगा। क्योंकि अब फिर से ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो स्वतः है कि आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट होगा ही और होता भी है। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। और बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम इस चैनल पे ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को जा करके चेक कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे नीचे में चलते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन CDP का यहाँ पे है और यहाँ पे हिंदी मीडियम वाला के लिए हम यहाँ पे जूम कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ऑप्शन 1 में है जन्म पूर्व अवधि, बी में है प्रारंभिक बाल्यावस्था और सी में है मध्य बाल्यावस्था और डी में क्या है किशोरावस्था। तो देखिए कि भाषा अर्जन जो है ना, भाषा के अर्जन और विकास यानी बच्चा जो है भाषा अर्जन और विकास व प्रारंभिक बाल्यावस्था में ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। क्योंकि इसका एज कितना होता है 2 से लेकर के 6 वर्ष होते हैं। और इसी अवस्था में बच्चे जो है भाषा का अर्जित करना सबसे अधिक सीखते हैं। बच्चा के अंदर क्या होता है जिज्ञासु, कोई भी चीज़ सीखने का जिज्ञासु बहुत ही अधिक होती है। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ऑप्शन 1 में देखिए क्या है कि जन्म पूर्व अवधि। तो जन्म पूर्व अवधि यानी माँ के गर्भ में, तो माँ के गर्भ में बच्चा कितने दिन रहते हैं 280 दिन रहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन 3 में क्या है मध्य बाल्यावस्था। तो मध्य बाल्यावस्था का अवधि कितना है, इसका कितना 6 से लेकर के 11 वर्ष या इसी को कह सकते हैं 7 से लेकर के 11 वर्ष। और उसके बाद ऑप्शन 4 में क्या है किशोरावस्था। और किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है 11 से लेकर के 18 वर्ष के बीच इसकी अवधि होती है। तो ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा पूछा गया है। ऑप्शन 1 में देखिए प्रसुप्ति अवस्था, बी में है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी में क्या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग जो है ये सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास का सिद्धांत दिया है, जिसमें बताया गया है कि बच्चा जो जानता है वही बेहतर है, उसी के लिए सबसे वो अच्छा होगा। भले ही समाज के लिए खराब भी क्यों न हो फिर भी वह उसके लिए ठीक है। ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में बताया है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन 3 में क्या है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका भी अवधि पूछ लेते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है वह 7 से लेकर के 11 वर्ष होती है। ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देती है, यह किसका उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन से पता चल रहा है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देती है। यानी यहाँ पे पक्ष ले रहे हैं, किसका पक्ष ले रहे हैं लड़का का पक्ष ले रहे हैं, यानी जेंडर बाइस कर रहे हैं। किसी एक आदमी का पक्ष ले रहे हैं तो क्या होगा जेंडर बाइस कर रहे हैं, यानी जेंडर पक्षपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। बाकी ऑप्शन नहीं होगा, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। चौथा क्वेश्चन है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। यानी जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना है तो कम करने के लिए सबसे प्रभावशाली पद्धति कौन होगा ये बताना है। ऑप्शन 1 में देखिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके। जी हाँ साथियों, जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करेंगे कि मेल और फीमेल को बराबर ध्यान देना है, तो ये क्या है इससे कम हो सकता है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद ऑप्शन 2 में देखिए कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कम
करने के लिए, तो कम करने के लिए अगर जेंडर को महत्व ही दे देंगे कि मेल और फीमेल को ज़्यादा महत्व देना है, यानी मेल को कम देना, फीमेल को अधिक देना है, या फीमेल को कम देना है या मेल को अधिक देना है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो इससे कम नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। उसके बाद देखिए जेंडर पृथक क्यों करेंगे, यानी मेल और फीमेल को अलग क्यों करेंगे, ये भी ऑप्शन का जो है कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए क्या है, जेंडर पृथक, तो मेल और फीमेल को अलग करके हम कम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन क्या गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 5वां नंबर का। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय पर वस्तुओं के प्रभाव को महत्व देता है। साथियों आप लोग को एक ही चीज़ ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में आप लोग को सामाजिक और सांस्कृतिक कहीं पे मिल जाए, सामाजिक और सांस्कृतिक कहीं पे मिल जाए, तो एक ही चीज़ आप लोग को याद आना चाहिए, क्या, वाइगोत्स्की, क्योंकि सामाजिक सिद्धांत कौन दिया है, वाइगोत्स्की दिया है। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर का होगा। 6ठा क्वेश्चन है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, क्या कहती है, कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं, ये बताना है। देखिए यहाँ पे 5 वर्ष की नजमा जो है वह स्वयं से बात करती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा, यानी खुद से बातचीत कर रहा है। तो वाइगोत्स्की ने इस तरह को क्या बात की है कि व्यक्तिगत वार्ता के रूप में इसको बात की है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां नंबर का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां नंबर का, कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4 नंबर। यहाँ पे पार या ढांचा, या इसी को क्या कहते हैं, मचान भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, स्केप फोल्डिंग कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए आप लोग को बता दो कि जब कोई व्यक्ति साइकिल को सीख रहे हैं, अगर सीखने में कोई व्यक्ति पीछे से जो पकड़ करके उसको सिखा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, यानी टेम्पोररी हेल्प दे रहे हैं, तब वहाँ पे क्या होगा, उसको पार या ढांचा या मचान कहते हैं, अंग्रेजी में स्केप फोल्डिंग कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 7 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, ये बताना है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 1 में क्या, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, और ऑप्शन 2 में क्या, संरक्षण कक्षा समावेशन, देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड है, और ऑप्शन 3 में क्या है, स्थगित अनुकरण या पदार्थ अस्थायित्व, और 4 में क्या, प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे कक्षा समावेशन, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और इसी का चर्चा जीन पियाजे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करते भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से पियाजे की संरचना है। देखिए यहाँ पे अवलोकन, अनुबंधन और प्रबलन के बारे में पियाजे कहीं पे चर्चा नहीं किया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 स्कीमा हो जाएगा। स्कीमा के बारे में जीन पियाजे ही चर्चा किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। तो 10 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे है, थोड़ा सा छोटा कर दिया है। चलिए बताइए, पढ़िए और फटाफट से आंसर दीजिए। 10वां क्वेश्चन है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी आकलन जो करते हैं शिक्षक, उसके लिए क्या उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन पढ़िए कि विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, नहीं, कभी भी श्रेणी निश्चित नहीं कर सकती है। उसके बाद ऑप्शन 2 में है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, बिल्कुल राइट, यानी बच्चों के अंदर क्या गलती है, क्या दोष है कि वह नहीं समझ पा रहे हैं, उस भ्रांतियों को समझना है, ये शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य बनता है। तो ये ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए कि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उन्हें नामांकित करना, ये भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए 4 में क्या है, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण
या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी नहीं करना चाहिए। बेहतर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 है कि बच्चों के अंदर क्या भ्रांति है, क्या कठिनाई है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, उसको दूर करना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, थोड़ा सा छोटा कर दिए। चलिए बताइए, 11 नंबर का बुद्धि के बारे में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि के बारे में सही है, ऑप्शन पढ़िए। 1 में क्या है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। नहीं, बुद्धि जन्म के समय निर्धारित नहीं होती है। अगर बुद्धि जन्म के समय निर्धारित होता तब क्या करते लोग कि IAS पैदा कर लेते, यानी इंजीनियर को पैदा कर लेते, डॉक्टर को पैदा कर लेते। लेकिन बुद्धि जो है वो जन्म के समय निर्धारित नहीं होती है, इसीलिए पैदा नहीं करते। ये ऑप्शन क्या गलत है। उसके बाद देखिए 2 में क्या है कि बुद्धि को मानवीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा या निर्धारित किया जा सकता है। नहीं, बुद्धि को कभी भी सटीक रूप से माप नहीं सकती है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि चोर के पास 84 बुद्धि होता है, तो कभी भी उसके बुद्धि को सटीक रूप से नहीं माप सकते हैं। ये भी ऑप्शन क्या गलत है। ऑप्शन 3 में देखिए, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। नहीं, बुद्धि जो है वह बहुआयामी होती है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो बाकी ऑप्शन चौथा है जो कि सही है। क्या है कि बुद्धि बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें काफी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन करती है, ये बताना है। 4 ऑप्शन है, सृजनात्मक विचारक, या अभिसारिक विचारक, या अनमन्य विचारक, या आत्म केंद्रित विचारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सृजनात्मक विचारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी शिक्षक के क्लास में विद्यार्थी की सहभागिता बहुत ही कम है, यानी विद्यार्थी बहुत ही कम प्रेजेंट है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल गलत। अगर बच्चों को कह देंगे विद्यालय छोड़ने के लिए तो फिर पढ़ाएंगे किसको, तो ऑप्शन 1 गलत है। 2 में है कि इस स्थिति को जैसे स्वीकार कर लेना चाहिए, ये भी नहीं होगा। जो कम है तो कम ही को पढ़ाएंगे, जितना विद्यार्थी है उतना का आना नेसेसरी है, क्योंकि आजकल आप लोग जानते भी है कि के पाठक जो है बहुत सारा टाइट कर दिया है और आप लोग का स्कूल जो है वो चालू है। उसके बाद है ऑप्शन 3 में क्या, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये भी गलत है, अपेक्षा नहीं करना चाहिए। चौथा ऑप्शन देखिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार, देखिए सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। ये ऑप्शन देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड भी सुधार लगा हुआ, और यही आप लोग का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। तैयार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत। तैयार करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, नहीं हमेशा तैयार करना चाहिए। सक्रिय रूप से, बिल्कुल राइट, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चौथा भी देख लीजिए कि तैयार करने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, थोड़ा सा जूम कर दिए हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि पठन विकल्प बच्चों को प्राथमिक लक्षण का क्या है। देखिए पठन विकल्प, इसी को आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। यह एक विकार है, किससे संबंधित, तो पढ़ने से संबंधित विकार है, अक्षमता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 में देखिए क्या है, पढ़ने में धारा प्रवाहित नहीं है, ये विकार है, ये अक्षमता है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन 1 नहीं होगा और ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है। ऑप्शन 1 में है व्यवहारवादी सिद्धांत, बी में देखिए अशक्त बच्चों के लिए एक प्रति
सहानुभूति अभिवृत्ति सिर्फ अशक्त बच्चों के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए, ये ऑप्शन तो कट जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन 3 में क्या, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये ऑप्शन बेहतर है और यही आप लोग को राइट आंसर भी हो जाएगा। ऑप्शन 4 भी देख लीजिए कि मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को ही नहीं सभी बच्चों के लिए जो है मुख्य धारा शामिल करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर का। 17 नंबर का है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, अधिगम क्या है प्राथमिक रूप से, तो अधिगम एक अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। देखिए यहाँ पे ये याद करने का तो नहीं होगा और प्रबलन भी नहीं है और अनुबंधन भी नहीं है, ये दोनों भी ऑप्शन कट जाएगा। ये क्या है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन पढ़िए। बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों को दंडित कभी नहीं करना चाहिए। बार बार याद करने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 बच जाता है और यही राइट आंसर भी होगा कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को सिद्धांतों के लिए चुनौती देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का है कि छात्र केंद्रित शिक्षण शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित शिक्षण शास्त्र की क्या विशेषता है, केवल वाला ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, अनुभव देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड है और यही आप लोग का राइट आंसर भी होगा। याद करना कभी नहीं हो सकता है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकरण कभी नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, और इस क्वेश्चन को साथियों आप लोग रट लीजिए, स्टार लगा करके इस क्वेश्चन को आप रट ही लीजिए कि संवेग और संज्ञान क्या है, एक दूसरे से सन्निहित है। देखिए 100 से संवेग, 100 से संज्ञान और 100 से सन्निहित, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा और कर दिया। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये 21 नंबर का क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को आप लोग को पहचानना है। ऑप्शन 1 में देखिए, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण कभी भी नहीं हो सकता है। और उसके बाद देखिए ऑप्शन 2 में, अधिगम यंत्रवत याद करने का कभी प्रक्रिया कभी भी नहीं है। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। और ऑप्शन 4 में देखिए, अधिगम सक्रिय, देखिए आप सक्रिय लगा हुआ है टैग वर्ड, और यही आप लोग का राइट आंसर भी हो जाएगा, जो कि बेहतर। ऑप्शन 3 भी यहाँ पे सही है, लेकिन बेहतर ऑप्शन ये 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 22 नंबर का। 22 नंबर का है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। ऑप्शन पढ़िए कि ये अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। तो बिल्कुल ये तरीका है, यही ऑप्शन आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लिए, भ्रांति उत्पन्न करना, भ्रांति कभी भी उत्पन्न नहीं करना से गलत है। उसके बाद देखिए कि यह अवधारणाओं को समझ में अभाव पैदा नहीं करेगा और समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 23 नंबर का, कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है या आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि या जिज्ञासा को कम करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए जिज्ञासा को कम करेगा। यानी एनसीएफ भी यही कहते हैं कि बच्चों को कभी भी न तो पुरस्कार देना चाहिए, न ही दंड देना चाहिए। इसका सेवन कर रहे, इसका प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चे में क्या होगा, जिज्ञासा कम हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, ये आप लोग को कुट के माध्यम से जवाब देना है। 24 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है।
अधिगम को बढ़ावा कौन कौन सी प्रथा देती है ये बताना है। दंड तो कभी नहीं देना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, बिल्कुल पर्यावरण देना चाहिए। और सतत एवं समग्र मूल्यांकन बिल्कुल देना चाहिए। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन ये नहीं देना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 और 3, 2 और 3 ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझ को किस प्रकार सहज करती है। एक व्याख्यान देकर के नहीं होगा। उसके बाद देखिए प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, या बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करके। देखिए अवसर उपलब्ध करके होगा, ये बेहतर ऑप्शन है। अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर के, पुरस्कार कभी नहीं देना चाहिए, केवल वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा। और गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करके, तो दंडित भी कभी नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बच जाता है, और यही होगा बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए और प्रोत्साहित करके। पॉजिटिव टैग वर्ड है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का स्क्रीन पे। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, ये बताना है। 27 नंबर का ऑप्शन 1 में देखिए कि शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, या प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, या मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, या किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्य अवस्था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। तो विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल होता है, ये सही है। विकास परिवर्तित होता है, ये भी सही है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल दोनों के द्वारा होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं तो यहाँ पे गलत है, करते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो यही आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला होगा 29 नंबर का। तो 29 है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं को प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, या जन्मजात विशेषताएं, या पर्यावरणीय प्रभाव, या आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। देखिए आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक प्रक्रिया, यही आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। अगर इससे पहले अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण में एजेंसी का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे द्वितीयक पूछा गया है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे परिवार और आस पड़ोस ये प्रथम है, यहाँ पे परिवार लग गया ये भी प्रथम है, और उसके बाद देखिए आस पड़ोस ये भी प्रथम है। तो आप लोग को द्वितीय पूछा गया है, तो द्वितीय में क्या होता है? विद्यालय एवं मीडिया होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों कुल मिलाकर के आज का 30 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और आप 30 में से कितना सही किया है ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही फास्ट में आप लोग को हम देखिए टैग वर्ड से, जी हाँ साथियों, हम टैग वर्ड से सभी क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप लोग को थियरी नहीं याद है तो टैग वर्ड से आप लोग आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आप लोग को बिल्कुल ही आसानी तरीका से हम करवाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।